बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशन फॉर ग्रोथ। सही है कि ग्रोथ के लिए जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सेल डिवीजन होनी है, फिर एक्सपेंशन होनी है, फिर डिफरेंशिएशन हो रही है, तो उनके लिए कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि उसके ऊपर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर इनडायरेक्टली उसके ऊपर अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें आपके पास दो किस्म के हैं। एक है एक्सटर्नल कंडीशन, जो कि बॉडी के बाहर से उसके ऊपर क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे और उसके रेट को क्या करेंगे, अल्टर करेंगे, चेंज करेंगे, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा बाहर। और एक आपके पास होते हैं इंटरनल फैक्टर्स। ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसमें ये आपके पास टेम्परेचर है, उसके में लाइट आता है आपके पास, फिर ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर न्यूट्रिशन है। आपको पता है ये सारे बॉडी के बाहर के होते हैं। फिर इंटरनल फैक्टर्स है। इंटरनल फैक्टर्स आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें हार्मोन्स आते हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, और एक आता है जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, कहना है कि जीन्स की कैसे जीन्स मौजूद है। तो ये आपके पास है दो किस्म के फैक्टर्स। पहले हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये बहुत ही इजी है कि ग्रोथ के ऊपर टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट कर रहा होगा। ये पहले एक्सटर्नल कंडीशन, जैसे ये ना, इसका भी सवाल आ सकता है। ज्यादातर एक्सटर्नल कंडीशंस के बारे में ही आता है, क्योंकि इंटरनल कंडीशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो फाइटो हार्मोन्स थे चैप्टर नंबर 3 के अंदर, वो लॉन्ग के अंदर ही आता है। ये जो एक्सटर्नल कंडीशन है, इसमें आगे भाई कंडीशन फॉर ग्रोथ बता दें, तो आप लोगों ने कंडीशन बताने, सही है ना, 2 नंबर के लिए। टेम्परेचर सबसे ऊपर पहले अफेक्ट कर रहा होता है, किस तरह। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़े एंजाइम्स के बारे में, और आपको पता है कि एंजाइम्स जो है ना, वो टेम्परेचर के लिए या टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसे टेम्परेचर कुछ भी थोड़ा बहुत आगे पीछे होते हैं ना, उनकी एक्टिविटी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो ऑप्टिमम ये काम करते हैं, ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम जो काम करते हैं, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 37 या 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर रहे होते हैं। ये ऐसा टेम्परेचर है जिस पर जो एंजाइम्स होते हैं वो सबसे अच्छे काम करते हैं, और इस पर एक्टिविटी जो होती है वो सबसे बेहतरीन होती है। सही है ना, ये देखें, मेटाबॉलिक फंक्शन सबसे अच्छा होता है। न्यू सेल के प्रोटोप्लाज्म या न्यू प्रोटोप्लाज्म, सेल डिवीजन, ये बहुत अच्छे तरीके से हो रहा होता है इस टेम्परेचर के ऊपर। सही है ना। अच्छा, अब देखिए 25 डिग्री से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा 37 तक, नॉर्मल रेट जो है ना वो क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। 25 से 26 होगा और अच्छा होगा, 27 होगा और बढ़, 28 होगा, फिर 37 तक वो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता उनके उनके ग्रोथ में इंक्रीज आएगा। क्या आएगा, ग्रोथ के रेट में इंक्रीज आएगा। ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता अच्छी होती जाएगी। लेकिन हाई टेम्परेचर होगा तो ग्रोथ बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। और क्यों स्टॉप हो जाएगी आपको ये पता है, क्योंकि एंजाइम अपना काम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, एंजाइम खराब हो जाएंगे, एंजाइम डीनेचर्ड हो जाएंगे। सही है ना। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी पढ़ाया था, टेम्परेचर अफेक्ट प्लांट्स के ऊपर। सही है ना। थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, या हॉट टेम्परेचर में प्लांट किस तरह से कॉप करते हैं, तो उसमें भी हमने बात की थी कि 40 डिग्री तक तो वो हीट शॉक प्रोटीन बनाते हैं। 37 से ऊपर जाना वो क्या बनाते हैं, हीट शॉक प्रोटीन। जिनको ये नहीं पता वो चैप्टर नंबर 1 दोबारा दोहरा ले अच्छी तरीके से, उनको पता चल जाएगा हीट शॉक प्रोटीन क्या होती है। और उससे पहले जो ना वो क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन करते हैं। सही है ना, क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन। तो अगर टेम्परेचर बहुत इंक्रीज होता है तो एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन होगी, इसमें भी खराबी होगी प्लांट के लिए, क्योंकि प्लांट अपना सारा पानी लूज कर देगा और उसकी एक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तब भी क्या होगा, प्लांट प्लांट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। सही है, तो ये आपके पास है टेम्परेचर का इफेक्ट। फिर आते हैं लाइट के इफेक्ट के ऊपर। आपको पता है, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि लाइट जो ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। यहाँ लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस। उसमें कुछ पिगमेंट होते हैं, उनका नाम होता है क्लोरोफिल। क्या नाम होता है उनका, क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल होते हैं, ये जो क्लोरोफिल होते हैं, ये क्या करते हैं, लाइट की एनर्जी को कैप्चर करते हैं, और वो इससे फिर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, जिससे आगे जाके एनर्जी बनेगी, और फिर ग्रोथ जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता होगी। सही है ना। तो यहाँ पर जो लाइट अफेक्ट करता है वो 3 तरीकों से करता है। ये जो लाइट का अफेक्ट नहीं, अलग से शॉर्ट सवाल आता है इसका कि लाइट किस तरह से अफेक्ट करता है, तो ये अलग से आएगा। इसमें 3 हेडिंग आप लोगों ने देनी होती है, 3। एक है उसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मैं यहीं पर आप लोग को मार्क कर देता हूँ। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या पूरा का पूरा लिखेंगे। फिर आएगा क्वालिटी ऑफ लाइट, ये दूसरी हेडिंग आ जाएगी। और फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ लाइट। नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ये 3 हेडिंग है जो कि आप लोगों ने इसमें देनी होगी। अलग से शॉर्ट सवाल आएगा 2 नंबर के लिए, सही ना, लाइट वाला। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, इंटेंसिटी का मतलब ज्यादा लाइट या कम लाइट। तो क्लोरोफिल जो है ना वो क्लोरोफिल भी होता है, इसके अलावा और भी पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि कैरोटीन होता है, जेंथोफिल होता है,
ये कुछ अलग पिगमेंट्स होते हैं जो कि लाइट को क्या करते हैं, मतलब कैप्चर करते हैं और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाए, लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाए, लाइट की शिद्दत जिसको हम कहते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा हाई हो जाए तो जो क्लोरोफिल होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इस तरह जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो खराब हो जाएगी, अल्टीमेटली इफेक्ट हो जाएगी। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी एक लिमिट में होनी चाहिए। जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 इसीलिए पढ़ा था होम्योस्टेसिस, की हर चीज लिमिट में होनी चाहिए। चाहे पढ़ाई हो, चाहे मस्ती हो, चाहे मजाक हो, हर चीज लिमिट में होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो भी लिमिट में होनी चाहिए। लिमिट से अगर वो लाइट ज्यादा होगी तो भी मसला है, लिमिट से कम होगी तो भी मसला है। तो लिमिट से अगर ज्यादा होगी तो क्लोरोफिल क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और इस तरह फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी के ऊपर असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास सेकंड हेडिंग है क्वालिटी ऑफ लाइट। क्वालिटी ऑफ लाइट भी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा है, बायो एनर्जेटिक्स के अंदर। आपके पास विब ग्योर होता है। क्या होता है? विब ग्योर। विब ग्योर आपको पता होगा। ये विब ग्योर विजिबल लाइट्स का रेंज होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सही है ना? तो इसमें जो क्लोरोफिल होता है वो दो लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है, एक ब्लू और एक रेड। एक ब्लू और एक रेड। तो यहाँ देखें, एक रेड लाइट, ये लिखा हुआ है रेड लाइट, और एक है ब्लू लाइट। तो दोनों का इफेक्ट अलग अलग होता है। जो रेड लाइट है उससे एलोंगेशन में मतलब वो फेवर करती है एलोंगेशन को। मतलब रेड लाइट अगर ज्यादा मिलेगी, रेड लाइट की क्वालिटी ज्यादा होगी, तो जो सेल है वो ज्यादा एलोंगेट होगा, अच्छे से एलोंगेट होगा। और अगर ब्लू लाइट ज्यादा मिल रही है तो उससे सेल डिवीजन अच्छी होगी। मतलब आमतौर पर अगर 1 से 2 बन रहे, 2 से 4 बनेगा तो टाइम लगेगा। लेकिन जब ब्लू लाइट की इंटेंसिटी, ब्लू लाइट की क्वालिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा सेल बनेंगे। सेल जो है ना वो अच्छी तरीके से बनेंगे, क्विकली बनेंगे। तो इस तरह ग्रोथ जो है ना क्या होगी, इनहांस होगी। तो एक में जो ये भी एमसीक्यूज में आएगा कि रेड लाइट किसको फेवर करती है, रेड लाइट एलोंगेशन को फेवर करती है। ब्लू लाइट किसको फेवर करती है, ब्लू लाइट सेल डिवीजन को फेवर करती है। तो ये याद रखना। अच्छा, जो अल्ट्रा वायलेट राइज है, जिससे नीचे आ जाएगी, वायलेट से नीचे आ जाएगी, वो क्या होगी, वो प्रोटोप्लाज्म को डिस्ट्रॉय कर देगी प्रोटोप्लाज्म के सेल के। और इस तरह ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, रिटार्ड हो जाएगी। तो ये हो गए दो फैक्टर्स। तीसरा है ड्यूरेशन ऑफ लाइट। आप लोगों को मैंने बताया था चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम पढ़ेंगे, और चैप्टर नंबर 3 में भी शुरू शुरू में थोड़ा सा बताया था मैंने आपको, फोटो पीरियोडिज्म। सही है ना? के जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट है, के लाइट प्लांट के ऊपर लाइट किस तरह से इफेक्ट करता है। कुछ होते हैं वो डे लॉन्ग प्लांट होते हैं, उनको ज्यादा लाइट चाहिए होती है। कुछ होते हैं डे शॉर्ट प्लांट, उनको कम लाइट चाहिए होती है। कुछ होते हैं न्यूट्रल, जिनको जितना लाइट चाहिए होती है उतनी उनको मतलब अंधेरा भी चाहिए होता है। तो ये दोनों अफेक्ट कर रहे होते हैं। सही ना? तो लाइट की ड्यूरेशन भी वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है फ्लावरिंग के ऊपर, इंड्यूसेस और सप्रेसेस फ्लावरिंग। कुछ आपको पता है, जब लाइट ज्यादा होती है तो जब लाइट आती है तो वो फ्लावर खुल जाते हैं। वो तब तक खुले रहते हैं जब तक वो ऑफिस प्लांट्स जो होते हैं ना, वो सुबह जब ऑफिस के टाइम होते हैं 5 से लेकर 9 बजे तक, या 5 से लेकर 7 बजे तक वो काम, सॉरी 7 से लेकर 5 बजे तक, सुबह 7 से 5 तक उनका काम होता है, वो फ्लावर खिलते हैं। तो ये ड्यूरेशन ऑफ लाइट भी इफेक्ट करती है। तो ये हो गया सेकंड फैक्टर, जिसमें ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, क्वालिटी ऑफ लाइट है और ड्यूरेशन ऑफ लाइट है। थर्ड फैक्टर आपके पास है ऑक्सीजन। थर्ड फैक्टर आपके पास है ऑक्सीजन। सही है? अब ऑक्सीजन जो है वो ग्रोथ ऑफ रूट के ऊपर अफेक्ट करती है। ऑक्सीजन ज्यादातर जो इफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, वो ग्रोथ ऑफ रूट के ऊपर इफेक्ट करती है। आपको पता है ऑक्सीजन किसके लिए चाहिए होती है, रिस्पायरेशन के लिए चाहिए होती है। किसके लिए चाहिए होती है? रिस्पायरेशन के लिए। मैं अक्सर स्टूडेंट से पूछता हूँ कि व्हाट इज एरोबिक रिस्पायरेशन, तो उनकी डेफिनेशन अक्सर गलत होती है। वो कहते हैं रिस्पायरेशन का मतलब है सांस लेना, ऐसे कुछ भी नहीं है। रिस्पायरेशन का मतलब होता है वो जो सेलुलर रिस्पायरेशन जो आप पढ़ते हो ना, जिसमें C6H12O6 ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूट के क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये कहलाता है सेलुलर रिस्पायरेशन। तो इसके लिए ऑक्सीजन आपको चाहिए। हाँ, इसके लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। जो मेरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनको अच्छी तरीके से पता होगा। ये मैंने उस वक्त जब चैप्टर नंबर 11 पढ़ा रहा था, उसमें मैंने बार बार ये चीज मार्क की थी कि आपकी गलती ये होती है और इसको आपने इस तरह से ठीक करना है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ चाहिए होता है। लेकिन याद रखना, हर चीज मैंने कहा लिमिट में चाहिए। ऑक्सीजन भी लिमिट में चाहिए प्लांट को। अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो उससे फिर फोटो रिस्पायरेशन होती है, जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है। ये भी आपने फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 11 में ही पढ़ा है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा राइबुलोज बाइफॉस्फेट, RUBP। ये कंपाउंड होता है, या तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द आइदर मटेरियल। अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन के साथ मतलब रिएक्ट करेगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करना चाहिए। लेकिन अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, अगर हाई सप्लाई हो जाती है ऑक्सीजन की, तो फिर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और ये जो प्रोसेस होगा वो वेस्टफुल होगा, उससे कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। गुड फातिमा। फिर नेक्स्ट आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आपके पास है
कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या चीज है, आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वाटर आता है, फिर क्लोरोफिल मौजूद होता है, सनलाइट से एनर्जी आती है, आपके पास C6H12O6 बनता है, प्लस ऑक्सीजन बनता है। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो फूड प्रोडक्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, सही है ना। तो वहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें चाहिए होता है। जितना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा उतने फूड ज्यादा बनेगा। नेक्स्ट और सबसे लास्ट जो है ना वो है, नहीं अभी नहीं हो रही, वो है न्यूट्रिएंट्स। वो है न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 14 के अंदर पढ़े हुए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, और एक और होता है कैल्शियम, पोटेशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि सॉइल के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं ताकि प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो कर सके, क्योंकि प्रोटीन वगैरह बनानी होती है, ग्रोथ करवानी होती है। अगर ये कम हो जाएंगे तो ग्रोथ जो है ना वो रुक जाएगी, डेवलपमेंट रुक जाएगी। तो न्यूट्रिएंट्स भी हमें चाहिए होती है, सही ना। इफ न्यूट्रिएंट्स भी एक लिमिट में चाहिए होते हैं, इससे ज्यादा नहीं चाहिए होते हैं, सही है। नेक्स्ट आपके पास इंटरनल फैक्टर्स है, जो कि लास्ट आपके पास जो फैक्टर्स का है उसमें दो किस्म के हैं। इंटरनल एक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि जीन्स के अंदर मौजूद होते हैं, और एक हार्मोन्स होते हैं। ये दोनों आपस में बातचीत करके आप समझ ले, दोनों आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं, और ये क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ के लिए काम कर रहे होते हैं, सही है ना। ऑक्सिन भी है, जिबरलिन भी है, साइटोकाइनिन भी है, ये प्लांट हार्मोन्स कहलाता है जो कि रेट ऑफ ग्रोथ को बढ़ा रहे होते हैं। इसके अलावा लाइट, ये जो हार्मोन्स है, लाइट, ग्रेविटी, वाटर, इनके ऊपर हम ये उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं। इसमें भी लिखा हुआ है कि हम ये पहले चैप्टर नंबर 2 के अंदर या चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहां पर पढ़ सकते हैं। लास्ट टॉपिक आपके पास है ग्रोथ कोरिलेशन। ग्रोथ कोरिलेशन भी एक आसान है, देखें आपके पास एक एपिकल ग्रोथ होती है, एक आपके पास लेटरल ग्रोथ होती है। तो ये जो एपिकल ग्रोथ है, जो ऊपर वाली ग्रोथ है ये, और ये जो लेटरल ग्रोथ है, जो साइड्स वाली ग्रोथ है, ये आपस में मतलब एक दूसरे कनेक्टेड होते हैं, रिलेटेड, और एक दूसरे रिलेट कर रहे होते हैं, सही है ना। तो जो डिफरेंट डायरेक्शन में ग्रोथ है ये आपस में कोरिलेशन कर रहे होते हैं। इसको हम रेसिप्रोकल रिलेशनशिप भी कहते हैं, और इसका नाम होता है कोरिलेशन, ग्रोथ कोरिलेशन। अच्छा देखिए, अब इसमें होता क्या है, एपिकल डोमिनेंस एक, और आपके पास एक होता है लेटरल डोमिनेंस या लेटरल ग्रोथ। ये मैं आप लोग को ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि होगा क्या। देखें, होता है इस तरह से कुछ कि यहाँ पर जब लेटरल एपिकल ग्रोथ हो रही होगी ना, एपिकल ग्रोथ जब हो रही होगी, तो यहाँ पर मौजूद है ऑक्सिन। क्या मौजूद है? यहाँ जो सेल्स मौजूद है, सॉरी, यहाँ मौजूद है सेल्स, उनका नाम है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। उनका नाम है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, ये यहाँ पर भी लेटरल मेरिस्टेम्स मौजूद है, इनके जो साथी है जो कि कुछ रह चुके थे पीछे, वो यहाँ मौजूद है। जब ये ग्रो कर रहा होगा ना, इसकी एपिकल ग्रोथ करवा रहा होगा, तो ये कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, ऑक्सिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, वो आके इसको, इस वाले सेल्स को, इनकी ग्रोथ को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। इनकी ग्रोथ को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। तो इस तरह से जो साइड वाली ग्रोथ होती है ये नहीं होती, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती सही से, और प्राइमरी ग्रोथ हो रही होती है, एपिकल ग्रोथ हो रही होती है, एपेक्स पे जनरल ग्रोथ हो रही होती है। तो इसको हम कहते हैं अच्छा, ये आपके पास है, ये जो पहले पैराग्राफ में ना, ये पूरा यही लिखा हुआ है, ये जो पहले पैराग्राफ में आप पढ़ोगे ना, यही लिखा हुआ है, एपिकल डोमिनेंसी कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिकल डोमिनेंसी। इसमें जो एपिकल ग्रोथ है ना वो डोमिनेंट है, एपिकल जो ग्रोथ है वो क्या है, डोमिनेंट है, ये यहाँ पर डोमिनेंट है, और ये इसकी क्या करे, इनहिबिशन करवा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई यहाँ से ग्रोथ ना हो, ये जो आपके पास प्लांट की जो नीचे यहाँ पर एपिकल लेटरल जो सेल्स मौजूद है मेरिस्टेमेटिक, ये ग्रो करके प्लांट के स्टेम डायमीटर को बढ़ाए, तो आप क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, यहाँ से इसको कट कर देंगे। जब आप ऊपर वाले पार्ट को कट करेंगे तो अब ऑक्सीजन आएगा नहीं, जब ऑक्सीजन नहीं आएगा तो ये जो सेल्स हैं ये अपने ग्रो करेंगे, अपने ग्रोथ शुरू करवाएंगे, अपने ग्रोथ शुरू करेंगे, और इस तरह से इनकी डायमीटर में इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो आपके पास है ये कहलाता है इनहिबिटरी इफेक्ट। ये जो शुरू वाला है ना, जिसमें ये जो सेल्स है ये आके इसको इनहिबिट करते हैं, इस वाले को, ये कहलाता है इनहिबिटरी इफेक्ट। ये कहलाता है इनहिबिटरी इफेक्ट। और जब आप ये अपेक्स को रिमूव कर लेते हैं, इसको कहलाते हैं कॉम्पेंसेटरी इफेक्ट। जिससे क्या होगा, जो नीचे वाले सेल्स है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये आके आपके पास ये टॉपिक कंप्लीट होता है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स है, बार बार कह रहा हूँ, आप लोग फर्स्ट ईयर, आप लोग बायो सर साकिब लिखना, बायो सर साकिब, आपके पास वीडियो आ जाएगी, उसमें सेकेंड ईयर प्लेलिस्ट में जाना,
प्लेलिस्ट में जाने के बाद सेकेंड ईयर बायोलॉजी में जाना, और उसमें जो पहली वीडियो है वही है जो कि आपके पास आएगी। कंपनसेटरी इफेक्ट का मतलब ये होता है कि आप कंपनसेट करते हो, आप ऊपर वाले पार्ट को कट कर देते हो, आप ऊपर वाले पार्ट को, ये जो ऊपर वाले सेल्स है जो कि इसको इनहिबिट कर रहा है, आप इसको कट कर देते हो, तो जो नीचे वाले सेल्स है ये ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं इस तरह से, तो इसके स्टेम बढ़ती है, तो इसको कंपनसेटरी इफेक्ट बोलते हैं हम। क्लियर है यहाँ तक? ये आपके पास हो गया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया बोटनी का पोर्शन। जूलॉजी का पोर्शन मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों ने कहाँ से देखना है, बाकी जो बच जाएगा वो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा आप लोगों को।